चीफ जस्टिस साहब रो पड़े। इरफान कादिर साहब ने आंसर को है आपको पता? काजी फैजी सा तो कभी नहीं रोए। लिबरल साबित करने के लिए मतलब आदमी को चुगत साबित नहीं करना चाहिए अपना आपको। बंदयाल साहब का बनाने का इख्तियार है बेंच, उससे पीटीआई को फायदा हो रहा है। 84 फैसले ऐसे हैं, 84 में से 83 दफा उन्होंने उसके हक में फैसला किया और जो एक है वो कुरासिम सूरी वाला है। कि हमारे एक साथी जज के खिलाफ 2 साल तक ट्रायल किया जाता रहा। मैं कर रहा था। कौन कर रहा था ट्रायल? मैं कर रहा था। जस्टिस बंदयाल ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा है कि ट्रायल जारी रखो। चीफ जस्टिस है, उसका सू मोटो लेने का जो इख्तियार है वो लामहदूद नहीं। प्रॉब्लम विद जस्टिस बंदयाल इज दैट ही इज नॉट इवन अ बुली। बंदयाल साहब जो है ना फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही जगह है। नहीं मारते हैं लोग तस्वीरें ला के। नहीं वो हम नहीं मारते, जो मारते हैं उनको कभी इनकी जरूरत भी नहीं हुई बुलाने की। अप्रैल में कुछ रिटायरमेंट्स होनी है, सीधी बात है। जो बैकर्स है ना उनकी बात जो रह गई है अप्रैल में वो दफा होनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वारसी और वकास हबीब राना। और आज दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके आए हुए। आज जो दिन था वो बड़ा कमाल किस्म का था, उनको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिला हुआ है, दोनों से रहा नहीं जा रहा। तो शुरू करते हैं। पहले अली आपसे शुरू करें, विकास भाई शुरू करें? जी मैं कहोगे कार को सबसे पहले मेरे से विकास भाई शुरू करें। विकास भाई तो उसकी ओवरली लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आज अली का है बर्थडे। ओह यस, हैप्पी बर्थडे आपको। बहुत खुशियां आपको, मुबारक। स्काई ग्रीन कलर की शर्ट पहनी। आप लोग जो है ना कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे भी उसको कहें, और अगर आपको गिफ्ट वगैरह भेजना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस भी हम आपको दे देंगे। और अगर कोई इश्तिहार वगैरह जरूर देना चाहें एक मतलब, फिर अगर आप कोई मग्स वगैरह रखवाना चाहते हैं, कोई हमसे किसी शादी पर परफॉर्मेंस करवाना चाहते हैं, कोई यार ये शादी वाला जो आइडिया ना ये बहुत कमाल है। हम शाहरुख खान कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। Now imagine there is a walima going on and we are sitting there with this table, the equipment, and with these mics, these headphones, and we're doing sitting committee. जैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चल रही है। अच्छा जी, आज पूरे मुल्क में कुछ हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो रही हो। आज के टॉपिक्स में हमारे पास है भी जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमने सोचा कि आज उसी को डिटेल डिस्कशन करेंगे। अली वैसे एक बात है, हम यूजुअली प्रोग्राम के एंड में जाके चीजें मांगते होते हैं, लेकिन वो तुमने हिसाब लगाया कि आज पहले मांगे एंड तक कोई ना देखे। हाँ ना देखे कोई। नहीं वो हमें मिल नहीं ना रही, तो अली फिगर आउट के इसलिए नहीं मिल रही, आगे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हम एंड में बात कर रहे हैं। राइटली सो। अच्छा जी, हमें मिल नहीं रही चीजें और इंसाफ मिल नहीं रहा अदालतों से, या मिल रहा है एक खास ग्रुप को तो इंसाफ मिल रहा है और खुला मिलता जा रहा है। वो क्या रैली यार, रोना पिटना चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब रो पड़े, सुना है मैंने। उन्होंने रो नहीं पड़े, उन्होंने कहा कि मैं नहीं। उन लोग कह रहे हैं दिल भरा है उनका, वो उनके आंखों में आंसू आ गए कि हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी इंसान हैं। वो कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो ये नहीं, इज्जत नहीं, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात। ये सिर्फ लाइन भी है, हमारे भी जज्बात हैं, हम भी इंसान हैं। क्या बात। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये क्यों कह रहे हैं चीफ जस्टिस, उनके बारे में किसी ने गलत बातें की? उनकी फैमिली के बारे में जो है वो छोड़ी जा रहे हैं ना, उनके जज जो है वो उनके पास उठ के जाई जा रहे हैं, कह रहे मैं नहीं इसके साथ बैठना, मैं नहीं इसके साथ बैठना। और वो साथ कह रहे हैं कि वो जेडे मेरे जज के खिलाफ कोई गल करेगा तो मेरे से गुजर के जाना पड़ेगा उसको, मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। और वो जज कौन से हैं, उनकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं कि जी वो ट्रक है उनके पास, फिर वो ट्रक उनको दिया जाएगा। अब पता नहीं वो कैसा ट्रक है, अल्लाह माफ़ी दे, मुबैना तौर पर मुबैना। हाँ, लेकिन उसके बाद देखें कि उन्होंने आज ये बात भी कही है कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को उस बेंच का हिस्सा बनाना जो है वो किसी को खामोश पैगाम देना था। आपको याद है कि खामोशी की भी एक ज़बान होती है। yes. तो खामोशी की जो ज़बान वाले साहब थे और जो खामोश पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो सारे एक ही तरफ के फैसले क्यों होते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। क्या बात है। देखें ना, ये खूबसूरती है कि जो खामोशी का प्रचार करते हैं ना, खामोशी से जो मैसेजेस पहुंचाते हैं वो सारे एक तरफ है। अच्छा ये देखें ना जज साहब, आप हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, इज्जत की जगह है। आपका एक बड़ा करियर है माशाल्लाह, आपने मुख्तलिफ पोजीशंस पे ये काम किया है। लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं, वकील भी रहे होंगे उससे पहले, सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। तो मैं तो बस ये कहूँगा कि अगर मैं उसी बात पे वापस जाऊंगा कि वो जो जनरल बाजवा कहते हैं ना कि अगर कोई भी जज टिकटॉक की वीडियो से डरता है तो मेहरबानी करें, ये कल दूसरी साइड भी बना लेगी, तो वो ना आप उन चीज़ों से डरें। आप जो कानून और आइन के मुताबिक जो भी मामला ना वो करें और अपना हाउस इन ऑर्डर करें। मुझे पता है क्या लग रहा है हसन, इस टाइम इट्स नॉट रियली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, इट्स मोर अबाउट कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट में आपने एक अपना जो राज कायम किया ना, वो इट्स कमिंग टू एन एंड।
और वो बैकफायर कर गया है इस वक्त आकर ना। मे बी अगर आपका इत्तेफाक होता, आपने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रखी होती, आपने फुल कोर्ट की मीटिंग्स बुलाई होती, आपने अपने जजेस को इंक्लूड किया होता और ये बड़ी इजीली ये फैसला कर देते कि भैया आपने 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने हैं, फिर कोई किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई ना आगे पीछे बात कर सकता। लेकिन अभी मसला मुझे ये नहीं लग रहा कि इट्स अबाउट इलेक्शंस, आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाया गया है, वो चीज़ जो है ना वो बॉयल अप हो। मेरा ये ख्याल है कि इट्स अबाउट इलेक्शंस। देखें, इमरान खान साहब ने दिसंबर में ये कहा था अप्रैल में इलेक्शंस होंगे, और फवाद चौधरी साहब ने अक्टूबर में ये कहा था कि अप्रैल में इलेक्शंस होंगे। परवेज़ इलाही साहब ने सितंबर अक्टूबर में जब उनको कहा जा रहा था कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि असेंबलियाँ चलने दें, अप्रैल में इलेक्शन करवा लें। जस्टिस बंदयाल जो हैं वो मुसर हैं, उनका 2 दफ़ा बेंच टूट चुका है। बल्कि आप इसको अगर गौर से देखें तो इसी केस के अंदर, जिसकी फिर अब ये कंटेम्प्ट किया कि जी उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो आप जो है वो अब इसको चेक करें कि वो कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मज़ीद उसको आगे दाखिल कर सकते हैं या नहीं। उसकी ही एक्सटेंशन है ये केस, जो पिछला केस था 9 मेंबर का बेंच था। कि लोगों को ये लगता है कि हर बेंच की कॉम्पोजिशन में एक 3-2, 5-4, 3-2, 4-3 इस तरह से फैसला होगा। और जैसे ही वो नज़र आता है कि जी ये 5-4 जो है वो मेरे हक़ में जा रहा था, इसमें से 2 मेरे हक़ वाले बंदे जो हैं वो रिक्यूज़ कर गए हैं, 4-3 हो जाएगा, तो फिर 2 बंदे जो हैं वो वहाँ से उठा के खुद ब खुद ही बेंच बनाने का इख्तियार है। और इसी वजह से ये फ़ैसला आया परसों, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है वो ये कहा कि आप ये बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो रुक जाए, और पार्लियामेंट भी जो है वो इसी वजह से कर रही है। मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो कि ना पता नहीं किस ध्यान में रहते हैं, कहाँ उनके दिमाग जो हैं वो होते हैं, वो अपने आप को किस बात का मतलब लिबरल साबित करने के लिए, मतलब आदमी को चुगत साबित नहीं करना चाहिए अपने आप को। मैं बात कर रहा हूँ डॉन अखबार के, जो कोई भी साहब एडिटोरियल लिख रहे हैं और एडिटोरियल अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल पॉलिसी है, तो मैं इसलिए उनकी पूरी एडिटोरियल टीम की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कल एक एडिटोरियल लिखा जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये जो कानून है ये बड़ा अच्छा है, लेकिन इस मौके पर नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए ना, हमेशा कभी ना कभी को मौका तो होगा। बेवकूफ़ाना बात है, बेवकूफ़ाना बात इस वजह से है कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ आएगी, उसकी ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, कभी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, एंड देन यू डू द लेजिस्लेशन। बंदयाल साहब का बनाने का इख्तियार है बेंच, उससे पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जी पीटीआई को फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, तो अभी जो दूसरी पार्टी है वो भी तो सफ़र कर रही है ना उनके इस इख्तियार की वजह से। यानी एक जज साहब हैं, उनके बारे में ये दावा है, मैंने नहीं गिने, लेकिन कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स का ये कहना है कि 84 फैसले ऐसे हैं जिसमें वो पीटीआई के केसेस में वो बैठे हैं, पॉलिटिकल केसेस में, और 84 में से 83 दफ़ा उन्होंने उसके हक में फैसला किया, और जो एक है वो कासिम सूरी वाला है, जिसकी मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सो अब आप मुझे बताएं कि एक पार्टी हर दफ़ा कैसे ठीक राह पर हो सकती है, और एक पार्टी या दूसरी पार्टियां हर मर्तबा कैसे गलत जगह पर हो सकती हैं। क्या अच्छा मज़े की बात है, बड़ी वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात की। इलेक्शन के डिले के ऊपर आइन जो है वो आइन की जो वो है कि आइन की जो शिक है वो टूट जाएगी, आइन ख़राब हो जाएगा, ये सारा कुछ किया जा रहा है। वो कासिम सूरी वाले केस के अंदर कासिम सूरी साहब ने खुलकर आइन की जो हरकत की, इन्होंने उसको रिलीफ दिया, इन्होंने उसको सज़ा नहीं दी। हालांकि जो इनका फाइनल फैसला इन्होंने अब दिल पे पत्थर रख के बेचारों ने फैसला दिया था ना, हाँ तो और दिल पे पत्थर रख के दिया था ना, उसके अंदर भी आपका ये अगर आपको लग रहा है ना कि आप कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें, दिल पर पत्थर रखकर फैसला दिया था, इस बात का सबूत और शवाहिद के तौर पर आप अगले 83 फैसले देख लें। हाँ। वो वाला दिल पर रखकर दिया था तो अभी तक पत्थर नहीं हट रहा वो। हाँ, वो पत्थर हट ही नहीं रहा। तो अच्छा, इसमें ये बिल्कुल ठीक है, आई डू नॉट नो कि इसमें बंदयाल साहब की क्या रीजनिंग है, सेम बेंच को बनाने की क्या रीजनिंग है। सेकंड थर्ड जो सीनियरिटी के लोग हैं अपने बाद काजी फ़ायज़ी साहब और उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे हैं, उनको ना किसी भी बेंच में शामिल ना करना। हैरत बिल्कुल, ये तो मतलब आई डू नॉट नो, आज तक किसी ने सुना ही नहीं उनका। हाँ नहीं, और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि ये एडिटोरियल्स जो लिख रहे हैं या जो सहाफ़त कर रहे हैं और जो बैलेंस कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि नून लीग ये कह रही है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये कोई पीटीआई भी है यहाँ पे हर बात कह रही होती, हम रोल्स को स्विच कर लेते हैं, पीटीआई को नून लीग की जगह ले आते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, रैंडमनेस भी तो कोई चीज़ होती है। नहीं, अगर आज से 1 साल बाद हसन हमें नज़र ये आता है कि काजी फ़ायज़ी साहब जो हैं वो 4 जजेस को बिठाते हैं या 3 जजेस को बिठाते हैं, तो काजी साहब के बारे में हमारे बिल्कुल यही जज्बात होंगे, यही अल्फाज होंगे जो आज जस्टिस बंदयाल साहब के बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर कबाहत क्या है, क्या मसला है, क्या हो जाएगा अगर आप क्यों नहीं आ सकते ये लोग बेंच पे। आपने लफ्ज़ सुना इकट्ठ? ये हसन ने सुना होगा इकट्ठ। सो मैं ना, अली ने भी सुना होगा यार, अली क्या इस्तेमाल नहीं करा इतना, लेकिन पता तो है मुझे इसका। अच्छा, मैंने नहीं सुना था। तो मेरा तारुफ किस तरह हुआ कि एक मैं थाने गया हुआ तो कोई मसला चल रहा था, तो हम ना आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये बंदा जो है ना ये कल्प्रेट है।
तो वो जी उसका कोई सियासतदान जानने वाला था, तो उन्होंने ना SHO को वो कर लिया अपनी तरफ। तो SHO ने कहा कि वो तुसी ना कट कर लो। हाँ। मैं कहा वो क्या होता है? तो उसने कहा वो आप ना मिल बैठे, इकट्ठे हो जाएं और वो ना आप फैसला कर लें। पंचायत होती है ना बेसिकली हमारी। वो किस कानून के तहत होगा? कहते नहीं जी वो कानून के तहत तो नहीं, मतलब लेकिन आप आपस में बैठ जाएं, वो अपना जुर्म जो है वो मानता है या नहीं मानता है, वो आपसे माफ़ी मांग लेगा, आप माफ़ कर दें तो बात ख़त्म हुई। तो मैंने उसको ना इसी तरह ही कहा, तो मैं कहा तानू है सतारे कैस वास्ते लाए हुए ने, एदा की फ़ायदा? तो उसने कहा नहीं देखे ना वो प्रेशर है तो ये और वो। आपको पता है कि पीर वाले दिन वो कह रहे हैं कि एक पार्टी ने तो कह दिया कि हम कट के लिए तैयार हैं, तो दूसरियां क्यों नहीं कट कर रही? ये वही बात है ना, अजीब पंचायती। ये आप ये मजाक जो है ये आप प्लीज ना करें इस मुल्क के साथ। आपने फैसला करना है ना, दे दें अपना आप ना जो आपका दिल करता है ना, आप फैसला इतनी देने दे रहे यार, वो तो कब दे चुके होते। 3-0 है आपका। अच्छा यार, वैसे अली एक बात है कि बंदियाल साहब जो है ना ये खड़े हैं, जिस तरह खान साहब फुल खड़े हैं ना कि मैं खड़ा है, वो खड़ा था, डट के खड़ा था, वो खड़ा था, ये वो सारा करते हैं, तो बंदियाल साहब भी खड़े हैं। उनको कोई असर नहीं हुआ, कोई उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है यार, रो रहे हैं वो। नहीं वो रो कहाँ रहे हैं, इमोशनल कर दिया, जज्बात। अच्छा मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं कहना चाहता हूँ, वो तो इरफान कादिर साहब ने आंसर को आए, आपको पता है? मैं इरफान कादिर साहब पे आऊंगा, जरा मुझे दीजिएगा। आप बैठ जाए यार, आप क्या करने वाले? अच्छा इरफान कादिर साहब के ऊपर हम आएंगे क्योंकि उनके ऊपर 2-4 मिनट लगाने चाहिए, बनते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था। आज जो बंदियाल साहब ने बातें की कि जी फैमिलीज हैं जजेस की और ये है और वो है, ये बंदियाल साहब वही जज है ना जब काजी फायज ईसा साहब के साथ सारा कुछ हो रहा था तो इन्होंने कोई अपने साथी जज की कोई मदद तो नहीं भाई, आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे एक साथी जज के खिलाफ 2 साल तक ट्रायल किया जाता रहा। कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। कौन कर रहा था ट्रायल? मैं कर रहा था। अच्छा वो ट्रायल के बाद आपको पता है कि उस फैसले का उसका फैसला मतलब ये जज उस 2 साल के ट्रायल का फैसला पता है क्या है? हाँ। उस 2 साल के ट्रायल का फैसला ये कि ट्रायल खत्म करो। हाँ। और जस्टिस बंदियाल ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा है कि ट्रायल जारी रखो। हाँ, अब बताएं मुझे आप यार, ये मतलब किसको, मतलब पूरी कौम को चौहद समझते हैं यार ये लोग। समझते हैं ना, वेरी फनी। आई डिडंट नो दैट। सो जस्टिस बंदियाल ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा हुआ है कि ये ट्रायल जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मामला है वो चलना चाहिए, वो केस चलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें हुआ ये था कि पहले जो केस का फैसला आया वो 7-3 से आया था। उसमें जो 3 जजेस थे उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला है इसको आप समझें कि ये खत्म हो चुका है, इट डजंट एग्जिस्ट। उसकी वजह यह है कि ये फैसला जो है वो मतलब पहले उनके खिलाफ जो केस शुरू हुआ था ना, और वो स्पाइंग की गई और उनके जो है वो कुछ केसेस निकाले गए। उसके लिए एक तरीका ये होता है कि अगर आपको इस तरह का शक होता है तो फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाते हैं और फिर उसके बाद जजेस ऑर्डर करते हैं कि इनका, और वैसे भी वो पूरे पाकिस्तान में हर शख्स का है कि अगर वो बाहर से कोई पैसा आ रहा है तो उसके जो इंटरनेशनल टैक्सेस हैं उससे वो बाहर नहीं जा सकती बात। इंटरनेशनल टैक्सेस वाले जो FBI के डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा। उसका ये काम नहीं है कि वो किसी और इदारे को भेज दे, वो बताता फिर है कि जी इसका टैक्स रहता है, वो टैक्स कलेक्ट करेगा और टैक्स कलेक्ट कर भी रहे थे। उस डिपार्टमेंट से एक रिपोर्ट निकली कि जी ये इनका जो है ना वो बाहर ज़मीनें हैं, आप ये आपका काम नहीं है, आपको इजाज़त नहीं है, बल्कि आपने जो OGCD का, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस इदारे का नाम है, उनका अपने एक गाइडलाइंस हैं और उनके साथ आपने एक मुआहिदा किया हुआ है कि आप की अगर बाहर मौजूद जो मुल्क हैं वो आपको बताएंगे कि आपके सिटीजन्स के यहाँ पर कौन से असासे हैं, आप उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। जो उसके सरबरा थे उस इदारे के, जो क्या कहलाता है DG इंटरनेशनल टैक्सेस के नाम से DG थे वो, उनका नाम था डॉक्टर अशफाक अहमद। डॉक्टर अशफाक अहमद साहब जो हैं उन्होंने वो केस बनाया और उन्होंने किसके कहने पर, ARU जो शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं, एसेट रिकवरी यूनिट के कहने पर वो केस बनाया। बशीर मेमन साहब ये कहते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को समझाया कि आप ये काम ना करें, ये लोग सियासतदान हैं, फ़रोग नसीम चला जाएगा, आप देख लें चला गया, ये भी भाग जाएगा, शहजाद अकबर ये भी भाग गया, आप सरकारी अफसर हैं, आप पार्टी कर रहे हैं। उन्होंने बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, ये तो होना ज़रूरी है वगैरह वगैरह, और उन्होंने उसके अंदर फैसला उन्होंने जो है वो एक डॉक्यूमेंट दे दिया जो कि उनका इस्तेहकाक नहीं था। FBR के अंदर जो पहला फैसला आया
वो ये आया कि आपने जो FBI के जो है वो एक कमिश्नर को ये ऑर्डर दिए गए कि इनके आप टैक्सेस की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करें और फिर उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करवाएं। मतलब 75 डेज़ था, फिर उसको कहा गया कि 100 दिन तक हो सकता है। कुछ अर्से के बाद उन्होंने 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक रिपोर्ट सबमिट भी करवाई, लेकिन वो रिव्यू में गए काजी फैज़ ईसा साहब, और जब वहाँ पर फैसला आया तो वो आया 6-4। वो जो रिव्यू वाला डिसीजन था वो लिखा था जस्टिस याह्या आफरीदी ने, और जो उसमें इख्तलाफ करने वाले 4 जजेस थे। मुझे ये आपने जो, सॉरी मैं आपको कटन कर रहा हूँ, जज्बाती वाली बात से याद आ गया, आज बंदयाल साहब बड़े जज्बाती हो रहे हैं। तो जब काजी फैज़ ईसा साहब जज्बाती होते थे कोर्ट के अंदर इनके सामने, तो इन्होंने कभी उनके लिए कोई फिग लीफ तो ऑफर नहीं की थी? नहीं, चुप हो जाते थे। आई रिमेंबर कि वो, और काजी फैज़ ईसा तो कभी नहीं रोए, उनकी अहलिया जो है वो एक मरतबा रो पड़ी थी, और वो मुनीब अख्तर साहब ने जो है वो उनसे मतलब बड़ी बदतमीजी से कहते हैं कि बात की थी। अच्छा, मैं आपको एक और भी इसमें बड़ा मज़ेदार एनेक्डोट है, वो ये है कि जो काजी फैज़ ईसा साहब वाला केस था उसके दौरान भी इस तरह का वाक़या हुआ कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो कोई क्वेश्चन कर रहे थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उनको आगे से जवाब दिए जा रहे थे और उनको क्वेश्चन नहीं करने दे रहे थे। तो मकबूल बाकर साहब जो हैं वो उठकर चले गए थे कि ये क्या तरीका है कि मैं, और मुनीब अख्तर साहब उस वक्त काफ़ी जूनियर थे, आज से 3 साल पहले। तो जस्टिस मकबूल बाकर साहब जो हैं वो बाकायदा उठकर चले गए थे, और कोई 20 मिनट कार्रवाई रुकी रही थी। कार्रवाई के बाद फिर वो जस्टिस उमर अता बंदयाल गए, सबको मनाकर वापस लेकर आए, और फिर उसके बाद वो केस फाइनली जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिन्होंने कल फैसला दिया है, जो कल बेंच से उठे थे, आज जस्टिस मंदोखिल उठे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो एक नए इंडक्टी थे, क्योंकि वो साहब जो रिटायर हुए थे उनकी जगह वो आए थे, और उन्होंने वो जो 5-5 का बैलेंस था वो 6-4 की फेवर में टिल्ट कर दिया, विच इज़ वाई जस्टिस अमीनुद्दीन खान ऑल्सो डजंट सिट इन एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अब नाज़रीन ये देखें, ये जो बात अली ने बताई है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें ये है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के केसेस थे या इस किस्म के थे, उनके अंदर इनमें से किसी जज को बैठने का मौका नहीं मिलता। आप नाम लेके देख लें, सेम जजेस हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं और उनके सेम डिसीजंस होते हैं। मतलब अब तो ये ऐसा हो गया कि यहाँ बेंच अनाउंस हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये बेंच है, तो लोग वैसे ही बता देते हैं कि ये फैसला होगा, और वही फैसला होता है। जिस तरह अली ने बताया कि 3-2, 4-3, 5-7, 5-3 इस तरह का करके उन्होंने सेटलमेंट की हुई है। अगर इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं ना, हमने तो फैसला नहीं लिखा, काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फैसला लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका सू मोटो लेने का जो इख्तियार है वो लामहदूद नहीं है। अगर पार्लियामान ये कह रहा है तो एक अगला जो आने वाला चीफ जस्टिस है, जिसने 4 महीने 5 महीने में चीफ जस्टिस बन जाना है, वो खुद अपना एक आने वाला जो उसको राइट मिलेगा ना 5 महीने बाद, ये राइट उसी का ही होगा कि वो सू मोटो जिस मर्जी बात पे लेता रहे, लेकिन वो खुद कह रहा है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। तो देखें, कुछ चीज़ें जो है ना वो सियासी उनके जो मफादात हैं उससे बालातर होकर सोचना चाहिए। यहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल एक बना दिया गया है, और ये अभी नहीं बना, ये साकिब निसार साहब की कॉन्टिन्यूटी में ही काम। ओह माय गॉड यार, किसका नाम ले लिया आपने? ये नहीं, लेकिन उसकी रीजन है, बहुत सारे लोग इनमें से साकिब निसार साहब भी लेके आए हैं ना। क्लिप जो है ना वो नेशनल हॉस्पिटल वाला, मैं जिक्र किया था, मैंने क्लिप अभी देखा, तो वो बंदा ना वो बेचारा कह रहा है सर जो आप कहेंगे। उसने कहा तुम्हारे में पाबंदी लगाऊंगा बैठ जाने पे। उसने कहा सर जो आप हुक्म करें। मतलब आप चीफ जस्टिस खड़ा हो आपके सामने, आप उसको क्या कहोगे? सो एनीवे, मतलब ये हालात इस मुल्क में रहे हैं यार। एक जज साहब सिंध के अंदर जो थे लड़काने ये गए थे, और जहाँ तक मुझे याद है लड़काने गए थे, और मोबाइल उन्होंने जो उस जज ने इस्तीफा दिया था, ही रिजाइन। पागल खाने पहुंच के जाके बर्तन तोड़ना शुरू कर दिया कि जी यहाँ पर कोई बर्तन नहीं साफ करता, कहाँ है, सारों के नोटिस कर दो। ऐसे ऐसे बंदों को नोटिस किए। वो बंदा कहता है यार मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गई है, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल को सील करवा दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जी वो पेश हो मेरे सामने। वो अदालत की रजिस्ट्री में पेश हुआ, तो रजिस्ट्री में अभी वो पहुंचा था, तो उन्होंने कहा कि जी उनके खिलाफ जो केस है वो खारिज कर दिया। बट ही जस्ट हैड दिस अजीब किस्म की ऑब्सेशन, जिसके अंदर वो लोगों को जो है वो बेइज्जत करने का इन्होंने एक तरीका। अच्छा, जस्टिस बंदयाल, द प्रॉब्लम विद जस्टिस बंदयाल इज दैट ही इज नॉट इवन अ बुली। वो बुली नहीं है, वो जो भी वो करते हैं, वो काम करते हैं, वो एक डिफरेंट तरह के बंदे हैं, वो काम वही करते हैं जो उन्होंने करना होता है। बंदे रखे चले ऐसे कर लें। लेकिन मेरा जो मैंने सुबह कहा था कि जी एक पहले हमारे पल्ले जो है वो 3.5 साल एक इनकॉम्पिटेंट किस्म का हिटलर था, उससे काम नहीं हो रहा था। हिटलर वाले सारे काम उसने करे थे, होंदे कोई नहीं सी उन्हें को लो। ये अब इनकॉम्पिटेंट किस्म का साकिब निसार जो है वो मतलब हमारे साथ हैं, वो उनसे वो काम सारे वही करने हैं जो साकिब निसार, बट ही कांट कीप हिज कोर्ट टुगेदर। जो इफ्तिखार चौधरी साहब की यही काम थे ना, तो इफ्तिखार चौधरी साहब वाला ही केस चल रहा है मुस्तकिल, लेकिन इफ्तिखार चौधरी की तरह जो कोर्ट को इकट्ठा रखना है वो उनसे नहीं किया जा रहा होना। देखें, काजी फैज़ ईसा को किसी केस में, देखें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप छोड़ भी सकते हैं कि यार ये केस में फैसला अगर उसके हक में आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं,
तो काजी फायज ईसा साहब को केस में यहाँ पर जस्टिस अभी कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि वो कुछ वकला जो थे वो तनकीद कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के हवाले से। वो भाई जो आपने फैसला दिया है वो भी तो किसी और फैसले से आपने निकाल के उस केस किसी और चीज़ का है, आपने फैसला कुछ और दे दिया। सीसीपीओ का फैसला था। फिर इन्होंने एक और चीज़ हरकत की है, वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक केस में थे और उनके साथ गालिबन जस्टिस मकबूल बाकर थे या जो भी जज इमरान खान के केसेस सुनने पे जो इमरान खान साहब का एक केस उनके पास आया था और वो उस केस को सुन रहे थे। जस्टिस मकबूल बाकर ने संडे के दिन रजिस्ट्रार को कह के बेंच को तोड़वाया, जस्टिस गुलजार ने, और बेंच को तोड़वा के खुद एक बेंच बनाया, उस बेंच के अंदर खुद बैठे एंड चीफ जस्टिस गेव अ डिसीजन अगेंस्ट वन ऑफ हिज ब्रदर जजेस एंड ही सेड कि काजी फायज ईसा आइंदा इमरान खान से रिलेटेड केसेस में नहीं बैठेगा। और जस्टिस बंदयाल जो है वो उस केस के ऊपर ऐसे अमल दरामद कर रहे हैं जैसे कि ये मुर्शदाना क्या होता है ना, तो वो उन्होंने उससे पीछे नहीं हटे, वो एक लम्हे के लिए पीछे नहीं होना। तो अब कहने की बात यह कि यार देखें, इट हैज टू कम टू एन एंड एंड ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी करते चले जाएं और रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिएक्शन तो आएगा। और डॉन, सॉरी लास्ट बात, डॉन जो है वो अपने जितने मर्जी एडिटोरियल लिख ले। मुझे ये बताएं ना अब कि ये होने क्या जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दिस ना। मैं बताऊं, ये जो रायता फैलाया हुआ है उसको तो हमने डिस्कस कर लिया, वो बैक ऑफ नहीं कर रहे ना, यही तो बात है ना विकास भाई। जब वो बंदयाल साहब जो है ना फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही जंग है, उसकी वजह एक और भी, जैसा मैंने कहा उन्होंने बंदे रखे हैं। ये सिर्फ बंदयाल साहब की अपनी जंग नहीं है, इसमें फिर जाजुल एहसन साहब की जंग भी है, वो उन्होंने चीफ बनना है इसी सुप्रीम कोर्ट का। अगर आज बंदयाल साहब हार जाते हैं तो फिर उनके जो आगे वाले आने वाला उन्होंने जो सक्सेशन प्लान रखा हुआ ना वो इतना कामयाब नहीं रहेगा। जहाँ तक बाकी बात है, मुझे याद आ गया अली ने जो बात मुनीब साहब की करा था कि उन्होंने काजी फायज ईसा वाले केस में की। मज़े की बात है कि यही बेंच जो है ना, ये 3 वाला 4 वाला सेम ग्रुप, इन्होंने एक चीफ जस्टिस के बारे में भी फैसला किया हुआ है कि जिसमें कहा हुआ है इन्होंने कि चीफ जस्टिस जी का जो दिल करेगा वो सुमोटो ले सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 2-3 साल पहले की बात है। तो आजकल काजी फायज ईसा वाले केस में उसका बार बार हवाला देते हैं कि देखें जी वो तो फैसला हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का अपना ही फैसला है, वो अपना ही फैसला है। यानी उसमें भी चले अगर होता ना कि ये टॉप 3 या 4 जजेस नेम सबको पता है, इनके अलावा किसी जज ने किया होता तो मैं सुन लेता। मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त इन्होंने अपनी साइड जो चूज़ कर ली हुई है, ये वहाँ से हट नहीं सकते, ना ये बैक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है हसन, बिल्कुल हट सकते हैं, बिल्कुल बैक ऑफ कर सकते हैं। आप बैक ऑफ करके जा कहाँ रहे हैं? यू आर फॉलोइंग बैक टू एक लीगल पोजीशन पे जा रहे हैं ना। यानी कि आपके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, वो चीफ जस्टिस है, उसके पास बेंच बनाने का इख्तियार है और वो बेंच फिक्सिंग कर रहा है। यही इल्ज़ाम है ना, बिल्कुल ये सेम है। आप इस इल्ज़ाम से आप कैसे कह सकते हैं कि इससे पीछे नहीं हट सकते? नहीं, लेकिन वो आप बात नहीं समझ रहे हैं ना, वो इससे मतलब इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि वो बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब का ईगो में आना समझ आता है, के तौर पर समझ में आता है। मेरा ईगो में आना एक प्राइवेट पर्सन के तौर पर समझ में आता है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान cannot afford to be an egotistic man, और अब ये egoistic से आगे निकल गई है बात। he is being egotistic. मुझे what I want to find out is, I'm not commenting, I'm throwing a question to you guys कि देखें, ये तो फिर ये है ना बात कि कोई मतलब एवं तो नहीं वो गैंग बनाता ना बंदा, एवं तो नहीं वो कोई उस तरह की वो चीज़ करता ना। What I'm trying to understand is कि इनका स्टेक क्या है इसमें। मतलब देखें, अगर पार्लिमान ये फैसला करती है कि 63A के जो सज़ा है वो क्या है तो वो करे, ठीक है ना। उन्होंने की हुई है, अगर उन्होंने फर्दर कुछ करना है तो वो कर लेंगे। ये वाली बात आपकी जो है ना, इन जजेस का या सुप्रीम कोर्ट का इतना शौक जो है ना पॉलिटिकल मैटर्स में, ये इनका स्टेक क्या है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं बताता हूँ आपको मसला ये जो है ना बेसब्री, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि देखें, जो होता है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो इतना फास्ट नहीं होता। मतलब आप शू शू ऐसा कुछ नहीं होता। इट टेक्स टाइम, उसमें चीज़ें कुछ पड़ती हैं। तो क्या मतलब इंस्टीट्यूशंस को, वो फौज को अगर कोई समझ आई है बात, तो क्या अदलिया को भी कोई समझाने की, कोई क्रैश कोर्स करवाने की जरूरत है? अच्छा, ये कैसे होगा? आई नीड योर ओपिनियन। आम हालात में अली जो है ऐसी बातें करता है जिसपे तौहीन दाल लग सकती है, ठीक है? तो झूठ आम हालात में अली करता है, लेकिन कभी नहीं करता। हाँ, लेकिन अब मैं जो करने लगा हूँ शायद उस पर हो जाए। बकास से बात ये है, तुझे पहले माफ़ी मांगो। मैं माजरत चाहता हूँ जी, माजरत। खैर माजरत तो अब क्या, फिर माजरत वाली बात तो जब बात करने कोई रह नहीं गया, मार देने लोग तस्वीरें ला के। नहीं, वो हम नहीं मारते, जो मारते हैं उनको कभी इनकी जरूरत भी नहीं हुई बुलाने की, ना ये कभी बुला सकते हैं उनके हक में। अच्छा, 83 फैसले उनके हक में है। जो प्रोजेक्ट इमरान खान था ना, उसको बनाने के लिए जो 2013-14 से दोबारा से काम शुरू किया गया। ऑब्वियसली काम तो पुराना था, लेकिन जो नए सिरे से किया गया उसमें हर इदारे में प्रोजेक्ट इमरान खान के लोगों को एडजस्ट किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोजेक्ट इमरान खान है। अब जो मेन बैकर्स हैं वो पीछे हट गए हैं, डर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर।
इनका ये ख्याल है कि ये बाकी अपने जो बैकर्स हैं उनकी मदद के बगैर भी प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करवा सकते हैं। इसके अंदर एक कोच साहब का बहुत बड़ा रोल है। ये आपको पता ना कोच कौन है? आप नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब के जो कोच जो रिटायर हो गए, जी जो रिटायर, जिन्होंने रिटायरमेंट अर्ली ले ली ना कोच साहब ने, इनमें कोच का बहुत बड़ा रोल है। ये सारे जो जजेस हैं, अगर आप जिसकी डरते किस बात से हैं, ये जो टेप्स की बातें करते हैं या टेप्स की हम कहानियाँ सुन रहे हैं, अगर आप किसी से बातचीत ना करें तो आपकी टेप नहीं बन सकती। मैं आपको फ़ोन करके आपके साथ मिलकर आपके साथ साजिश ना करूँ अली के ख़िलाफ़, तो हम दोनों की टेप निकलेगी नहीं कभी। अगर हमने साजिश की होगी, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इस किस्म की बातें की होंगी जो एज अ जज आपको नहीं करनी चाहिए, तो निकलेगी। इसमें डरने वाली क्या बात है? इसमें ब्लैकमेलिंग वाली क्या बात है? तो हसन इसका मतलब देयर इज अ प्लान जो कि जिस पे अमल हो रहा है। ये क्या, ये जजेस की तरफ से? मतलब जो अगर कोई स्टेक है तो अगर वो किसी प्लान के साथ एसोसिएटेड होगा ना, मैं उसका है ना यार, जब मैंने आपको शुरू में बताया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है, अप्रैल में लेके ना, अप्रैल में इलेक्शन होना है। हाँ? वो 30 अप्रैल से आगे नहीं जाने के लिए तैयार। अच्छा, अब यही वाला केस में इलेक्शन कराना, वो जो उनको कह रहे हैं कि जी आप ये फुल कोर्ट बना दें, तो फुल कोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि जी फुल कोर्ट नहीं, ये तो केस बिल्कुल एंड तक पहुंचा। यार इस तरह कोई से एंड तक, मतलब एवरी डे वन जज ऑफ द बेंच जो है वो रिक्यूजेस हिमसेल्फ, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये तो केस बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ है। अब मसला क्या है? अगर आप इस वक्त फुल कोर्ट बनाते हैं और ये चला जाता है केस लेट से 10 अप्रैल तक, तो 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आपकी वो जो प्रोसेसेस हैं कि जी जमा होना है, उसके अंदर स्क्रूटनी होनी है, उसकी चेकिंग होनी है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज होने हैं, वो सारा कुछ एक तरफ हो जाएगा। वो 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होगा। सो ही हैज टू गेट दिस डन बाय 30th of April। आप ये देखें कि ये केस आया कैसे। जिस शख्स को इन्होंने उस केस के अंदर, जिस ओरिजिनल केस के अंदर एजाजुल हसन साहब ने रिलीफ दिया CCPO डोगर साहब को, उनके साथ ही जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उनको तो रिलीफ नहीं दिया गया। डीसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। सेम केस था, उनका भी उसी तरह तबादला हुआ था जिस तरह चीफ सेक्रेटरी का हुआ था। उस एक आदमी को उन्होंने ना सिर्फ रिलीफ दिया बल्कि उसको केस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रेफर कर दिया मामला चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बना दिया सुमोटो लेके 184(3) के तहत उन्होंने केस सुनाना शुरू कर दिया। जबकि दूसरा जो चीफ सेक्रेटरी था उसको कहा कि आपका इंडिविजुअल नौयत का केस है, यानी कि आपका ज़ाती फ़ायदे वाला है, इसका कोई वो नहीं है, तो हम 184(3) में आपकी मदद नहीं कर सकती, शायद ये ले जाएं, जाके लाहौर हाईकोर्ट से रब्ता कायम करें। ठीक है, अब देखें कि जहाँ करना था तो एक स्पेसिफिक शख्स को बेनिफिट दिया गया। वो स्पेसिफिक शख्स है जिसके बारे में ऑडियो टेप आप सबने सुनी हुई है। ये हम तो नहीं कह रहे ना यार। अब आप यार ऑडियो टेप, उसकी तस्वीरें परवेज़ लाई के वो जफियां डाल रहे, वो नीचे जमीन पर उनके पाँव छू रहे हैं, गोटे पड़ते हुए, गोटे फाड़ रहे हैं। ठीक है ना। आप देखें कि ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है। हम वी आर नॉट मेकिंग दिस अप। अब इशू क्या है इस वक्त? इशू ये है कि जो जिस तरह अली ने कहा कि इलेक्शन करवाने ही करवाने, और इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। इमरान खान को इस बात की, और खान साहब के लिए क्या बात ज़रूरी है कि वो ये जानते हैं कि अगर 2-4-5 महीने निकल गया, अक्टूबर आ गया, 2-4-5 महीने नहीं भाई, अप्रैल भी नहीं निकलने देना। हाँ, अप्रैल की बात है सारी, अप्रैल की बात है। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए मैं ये कहता हूँ कि अप्रैल में कुछ रिटायरमेंट्स होनी है, सीधी बात है। मैं समझ गया हूँ। जो बैकर्स है ना, उनकी बाकियात जो रह गई हैं अप्रैल में, वो दफा होनी है। यस, ये मसला है, रिटायर होने वाली है यार, प्लीज। अच्छा, मेरा ये इसमें देखें, मेरी तो पहली बात, रिजेक्टेड वाले भी जा रहे हैं ना, उनका नहीं मुझे पता। मुझे नहीं पता honestly, I don't know whether he is among the ones getting retired or not। वो तो बाजवा साहब खुद बता रहे हैं, इसमें भी हम नहीं आपको नाज़िम। अच्छा, वो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि वो जो है ना रिजेक्टेड वाले, उनका जिक्र है शाहिद मेतला साहब का जो इंटरव्यू है ना जनरल बाजवा के साथ, जो आने वाले पार्ट्स है ना उसमें उनका जिक्र है। सो काफी ज्यादा जिक्र है। पिछले वाले में भी, अभी लास्ट जो हुआ है उसमें भी जिक्र किया उन्होंने, ये जो साहब हैं वो बहुत सारे मामला खुद ही कर देते थे। हाँ, वो तो ट्वीट। अच्छा, बात ये बॉयज कि अब हमारा आपको मैं एक वो बात कर रहा था कि देखें इलेक्शंस जो है ना वो अगर असम्बलियाँ तहलील हुई हैं ना सही तरीके से, तो वो 90 दिन में होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये जो पार्टीज है ना, जो हमारे लीडर्स हैं, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जाते और फड्डा डालते इस बात पे कि ये असम्बलियाँ गलत तहलील हुई हैं, ये एक आदमी की ख्वाहिश पे नहीं होनी चाहिए। तो कहा ना, जज साहब ने कहा अपने डिसेंटिंग नोट्स में, जजेस ने ये सवाल पूछे, मंसूर अली शाह साहब ने कह रहे हैं ना हसन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जजेस कह रहे हैं इनको लाहौर हाई कोर्ट गए थे, लाहौर हाई कोर्ट गए, कोई रिलीफ नहीं मिला उनको, वहां से मिला। सुप्रीम कोर्ट जाते भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो गए थे हुए ने। यार जज उनकी तरफ है भाई, जजों का प्रोजेक्ट है, वो कह रहा है। अरे आपको नजर नहीं आ रहा यार, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मतलब कोई बात जो है कभी कभी कोई बात करनी होती है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब आप तो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है ये वाला जो है ना, वो आप तो वैसे ही मतलब एक पॉइंट उठाने के लिए कह रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं, वो नहीं, मासूमियत भी नहीं है, वो अपने आप को ना कोई ज्यादा अक्लमंद हमें साबित करने की कोशिश करते हैं। मासूम इतने वो है नहीं, वो बड़े चलत्तर हैं, हमें पता है वो चलत्तर है। नहीं, तुम्हारी बात, तुम मासूम हो,
तुम मासूमियत हो। तो बात ये है कि वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे, ओ यार ये बेवकूफ़ हैं, इनको चाहिए था कि जाते। किसके पास जाते? मेरे पास आते। किसी, चलो जी मेरे पास ना हो, किसी मतलब बाबा रहमते बैठे हुए हैं सारे इतने सारे, तो क्या करे अगले बंदा। और मैं आपको एक और बात भी, ये जो आप इकट्ठ की बात कर रहे थे ना कि जी ये सारे के सारे, ये पहली दफा नहीं हो रहा। यही काम जो है वो यही साहब जो है वो करवा रहे थे पंजाब इलेक्शन के टाइम पर भी, फिर इन्होंने वो इकट्ठ करवा दिया। फैसला ये वही करवाते हैं जो पीटीआई के हक में होता है अभी भी। और भाई पीटीआई ने तो वही कहना है, पीटीआई के हक में तो आप पहले ही फैसला दे बैठे हैं। पीटीआई तो आई भी आपके पास कि जी हम जो फैसला करेंगे वो आपको कबूल होगा, इमरान खान साहब देने के लिए। वो इमरान खान के तो हक में तुमने फैसला दिया हुआ है, इमरान खान ने किस बात का इख्तिलाफ किया? यानी इमरान खान ही रिव्यू में चला जाएगा। अच्छा, ये बात ये है, ये पाकिस्तान में ना रेस्टोरेटिव जो जस्टिस सिस्टम है, इसको दिखाने की बहुत हमारे जजेस की, हमारे ब्यूरोक्रेसी की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। आप एनातोल लेविन की जो बुक है द पाकिस्तान हार्ड कंट्री, उसके अंदर उन्होंने बकायदा एक चैप्टर बहुत लंबा जो है वो कि जी पाकिस्तान का जो जिरगा और जो पंचायत का निज़ाम है, ये निज़ाम को अगर इवॉल्व करने की कोशिश की जाए, इसमें से जो सख्त सजाएं हैं, कारोकारी वगैरह वगैरह, इनको आप एक तरफ कर दें, लेकिन इसमें जो है ना वो रेस्टोर हो जाता है, एक पीस रेस्टोर हो जाता है। बिकॉज देयर इज जो एंग्लो सेक्शन लॉ है उसके अंदर एक बंदे ने कत्ल कर दिया है तो फिर उसको जो है वो फांसी लगा दी जाएगी कातिल को, और क्योंकि वो जो बंदा कत्ल हो चुका है वो तो है ही मकतूल, तो फिर दो फैमिलीज जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो एक बंदा जो है ना उसके ऊपर, क्योंकि 2018 में जो कुछ भी होता है, लेकिन अब हम रेस्टोर कर देते हैं। हम रेस्टोर ये करते हैं कि ना इसको भी हम इसमें चीज़ में ले आते हैं। ओ भाई नहीं, किसास है। बात यह है कि आपने रेस्टोर करने के चक्कर में जो आप इकट्ठ करवाते हैं, जो आप पंचायतें करवाते हैं, और एक और बात भी, ये जो जत्थेबंदी है अदालतों के अंदर, बिकॉज ये सब लोग पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं, ये सब लोग पीछे से इन सब की पॉलिटिकल रिश्तेदारियां हैं इनके, मतलब वो फारूक बंदयाल साहब और बंदयाल साहब, इसके बड़े बंदयाल साहब जिन्होंने वो सारे किया, और ये जस्टिस बंदयाल साहब, इट इज़ अ पॉलिटिकल फैमिली। दिस पॉलिटिकल फैमिली इज एक्टिंग लाइक अ पॉलिटिकल फैमिली। अच्छा, मैं गांव देहात में जो फ्यूड्स होते हैं, जो दोस्तियां होती हैं, जो पंचायतें होती हैं, आप देखें ये जो जत्थेबंदी है ना, जिसको कहते हैं धड़ेबंदी, ये धड़े की सियासत जो होती है, ये धड़े की बात हो रही है यहाँ पर। अली सॉरी, मैं लेकिन एक बात बताऊं, इवन हमारे पंजाब के कट के अंदर भी ना कोई बंदा इतनी ब्लेटेंटली किसी की साइड नहीं करता जब उसको, लेकिन धड़ेबंदी में धड़ों में होता है। यहाँ पर कल हसनात मलिक ने ये धड़ेबंदी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। असद अली तूर से वो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उन्होंने एक बहुत काम की बात बताई। उन्होंने कहा जस्टिस अतहर मिनल्ला जो है उनका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं था। जस्टिस अतहर मिनल्ला को इन्होंने इस 9 मेंबर बेंच में बिठाया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये कहा कि जी मैं ये सूमोटो के अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बैठ जाता हूँ आप कहेंगे तो, लेकिन मेरी तरफ से ये फैसला है कि ये सूमोटो बनता नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक क्वेश्चन रेज किया और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि ये फैसला जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये हम फ्रेम जब करेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इस केस के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन डालेंगे। लेकिन उन्होंने बाद में निकाल दिया। बकौल हसनात मलिक के हुआ ये था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बाद में उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि जी ये हम क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर, और अपने धड़े के बंदे ने क्योंकि इख्तलाफ किया था तो अपने धड़े के लिए अब एक बंदे को और नाराज़ कर दिया ताकि आपका धड़ा मजबूत, हमारा धड़ा के हमारा नाराज़ हो। नहीं, मैं नहीं नाराज़ हो रहा। सो आई ब्रिंग टू यू नाउ टू दिस पॉइंट। देखें, ये दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। अब ये समझ आती है कि जो पार्लियामेंट है उसने फिर ये फैसला किया जो आप कह रहे हैं, जो मैंने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो क्यों नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। आपने कहा भाई तू कहाँ की बातें कर रहा है, उन्होंने पता सी सानू किसी ने नहीं सुनना, या जो भी उनका मसला था। सो नाउ वी कम टू अ पॉइंट जहाँ पर कि पार्लियामेंट, कौमी असम्बली भी और सेनेट भी एक करारदाद पेश करती है और उसको वो एक्सेप्ट करती है, जहाँ पर कि जो सूमोटो की जो रूल्स हैं उसको उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया, उसमें अमेंड किया है। सो यू नो नाउ इट मेक सेंस कि उसका क्या मकसद था। अब आप देखें ना कि हम पहले ये बात कर रहे थे, लेकिन वो बात उस तरह आप वो कह सुनने वाला कहेगा नहीं इन्होंने देखो ना सूमोटो बंद करता, किसी का सूमोटो नहीं बंद हुआ। जिसने लेना है सूमोटो जरूर ले, लेकिन 3 जजेस जो है ना वो बैठ के तो ये बात करें यार उसमें बड़ी, अच्छा अब ये हो गई बात, ये यू नो इट्स इजी टू एक्सेप्ट दिस और टू अंडरस्टैंड दिस। अब आपके जो है ना हम सबके जो प्यारे हैं अजहर मशवानी साहब, वो आ गए हैं घर, उन्होंने ट्वीट करके हमें बताया इवन दो कि आई एम ब्लॉक्ड, मतलब इतना बड़ा जो है ट्रोल
उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। इमेजिन करें कि मैंने उसको क्या कहा ट्रोल होंगे। इमेजिन करें कि वकास से खुद कितने ट्रोल होंगे। जिसकी जॉब है ट्रोल करना, उसने मुझे ही ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं उसको मुबारकबाद भी नहीं दे सका। बट हमने देखे जी, हम तो जिस तरह हमने उस दिन भी बात की हम कामरान शाहिद साहब की तरह वो बातें नहीं करेंगे कि जी इंतहाई जलील किस्म की, वो रजील किस्म की हरकतें करता है, इंतहाई बदतमीज, वो वाली बातें नहीं करना। कामरान शाहिद साहब ने उनको करते हुए ये हम ऐसी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनको फौरन वापस आना चाहिए, हालांकि वो एक इंतहाई बदतमीज वगैरह वगैरह। मैं वो रिपीट नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो अजहर मशवानी साहब हैं, उन्होंने मुझे भी बाय द वे ब्लॉक किया हुआ है। तो हमने जो मैंने उनकी ट्रोलिंग की थी और नया दौर के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था, उसके बाद उनकी एक परमानेंट उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी रखी, लेकिन हमारी भी पक्की है, दुश्मनी हमारी पक्की है, लेकिन हाँ, वी आर ऑनरेबल इनफ कि भाई इस लड़ाई में अगर किसी के साथ किसी तीसरे प्लेयर की तरफ से ज्यादती हो रही है, यानी किसी के हाथ बांध दिए गए हैं, हाँ, तो हम उसको जो है ना वो पसंद बिल्कुल। अब हाथ मेरे भी बंद गए हैं। पावर हसन पावर जो है ना, वो इमरान खान साहब हो चाहे अजहर मशवानी हो, ये जहन में रखें कि ये पावर जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई आज आपके पास पावर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदमाशी करते फिरें। अच्छा, बस इतना ही, बदमाशी मेरे पास है, पावर मेरे पास है, इसलिए मेरी बदमाशी का वक्त शुरू हो गया। प्रोग्राम मैं करने लगा हूँ ख़त्म। जाते जाते मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो है ना, हमारा सिटिंग कमेटी आप लोगों की बहुत मोहब्बत है, लेकिन खाली मोहब्बत से हमें क्या करना है, कुछ स्टार वगैरह, जिस तरह अली ने शुरू में कहा था, मैं एंड में भी दोबारा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, हमें कुछ स्टार वगैरह। और फेसबुक पे स्टार्स तो आप दे सकते हैं। हाँ। $5 तो मतलब गरीब से गरीब आदमी भी आजकल के दौर में। ओह माय गॉड। तो $5 गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी $5 हमें दे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।